बच्चों आज हम हिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ये है आपका लेक्चर 124 आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं हम, जो कि है पेज नंबर 46 आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी में पेज 46 है। सो किंगडम का मतलब राज्य, किंग का मतलब राजा, एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अर्ली रिपब्लिक मतलब उस टाइम की प्रजा क्या थी, उस टाइम की प्रजा कैसे वोटिंग होती थी, कैसे वोटिंग तो खैर होती नहीं थी, पर उनकी जो रिपब्लिक प्रजा है किस तरह से वो मतलब पावर में कैसे आता था राजा। सो इस चैप्टर में वही पढ़ोगे। सो आजकल तो आपको पता है आजकल वोटिंग होती है, ठीक है, वोटिंग होती है और फिर हम रूलर चुनते हैं और उसके बाद वो रूल करता है, ठीक है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऑटोमेटिक राजा होता ही था, क्योंकि पहले क्या होता था भाई, राजा का बेटा राजा, ठीक है भाई, अगर राजा है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा है, तो इस तरह से चलता था। पर आजकल तो हम लोग लीडर्स चुनते हैं, ठीक है। सो कैसे चुनते हैं, आजकल तो वोटिंग होती है, ठीक है, हमें आपके पेरेंट्स हम सब वोट करने जाते हैं, और भी बहुत सारे मतलब पूरा देश वोटिंग करता है और उसके बाद हमारा लीडर चुनते हैं हम लोग। पर पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो कैसे, हाउ सम मैन बिकेम रूलर, कैसे कुछ लोग रूलर बने, कैसे कुछ लोग राजा बने। सो चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट इज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। कुछ पिछले 50 सालों में ही ऐसे हुआ है कि वोटिंग से रूलर चुनते हैं, कुछ पिछले 50 सालों में। पर हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो बहुत पुरानी होती है। सो हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। सो मैन कैसे रूलर्स बने पास्ट में। सम ऑफ द राजास वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 प्रोबेबली चूजन बाय द जना the people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. तो कुछ पहले ज़माने में जो आदमी थे वो राजा कैसे बनते थे, देखो आदमी बनते थे, औरतें रानियां नहीं, आदमी राजा बनते थे, देखो क्लियर लिखा हुआ है। सो पहले राजा को कौन चुनता था, जना, जना मतलब लोग चुनते थे, ठीक है। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल, 3000 साल पहले क्या होता था, अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजा वॉज चूजन। सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। कुछ लोग राजा कैसे बनते थे, अराउंड 3000 ईयर्स अगो सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा, वो खुद को राजा बोलते थे, बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस, वो बहुत बड़ी बलि चढ़ाते थे, बलियां चढ़ा के वो राजा बनते थे। तो कैसी बलियां चढ़ाते थे, सो उसे कहते हैं अश्वमेधा। अश्वमेधा का मतलब हॉर्स की बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ाना मतलब उसको मार डालना, उसका भेंट चढ़ाना, हवन, ऐसा हवन कि भाई जिसमें हॉर्स की बलि चढ़ती हो, ठीक है। सो द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल। जो अश्वमेधा या हॉर्स सैक्रिफाइस है वो ऐसा ही एक रिचुअल होता था, ऐसी एक मतलब उनकी एक प्रथा होती थी जिसका नाम है अश्वमेधा या हॉर्स सैक्रिफाइस। अ हॉर्स वॉज लेट चूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय राजास मैन। इसमें क्या होता था, अश्वमेधा में, अश्व मतलब घोड़ा, मेधा मतलब सैक्रिफाइस, तो घोड़े का सैक्रिफाइस करते थे। कैसे करते थे, वॉज वन सच रिचुअल, ऐसा एक रिचुअल था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली, एक हॉर्स को खुला छोड़ देते थे। इसमें क्या करते थे, अश्वमेधा में, अच्छे से समझो, अश्वमेधा में ये लोग राजा बनने के लिए क्या करते थे, अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली, एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था ऐसे घूमने के लिए, और उसको कौन गार्ड करते थे, राजा के मैन, मतलब राजा के आदमी उसको गार्ड करते थे हॉर्स को। इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू किंगडम्स ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। समझो उस घूमते हुए घोड़े को किसी राजा ने रोक लिया, किसी दूसरे राज्य के राजा ने रोक लिया, तो वो दूसरा राजा जिसने वो घोड़ा छोड़ा है उसको उनसे लड़ना पड़ता था। If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the was stronger than them. अगर उन्होंने हॉर्स को जाने दिया आगे, अगर हॉर्स को आगे जाने दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने जो राजा था, जो राजा उनकी बलि चढ़ाना चाहता है वो बहुत स्ट्रांग था। These rajas were then invited to the sacrifice. इन राजाओं को सैक्रिफाइस पे बुलाया जाता था, were invited to sacrifice
विच वॉज परफॉर्म बाय स्पेशल ट्रेंड प्रीस्ट। मतलब ये सेक्रीफाइस का मतलब बलि चढ़ाना। तो ये जो घोड़े की, देखो जो लोग रोकते थे उस घूमते हुए घोड़े को, जो राज्य रोक लेता था वो राज्य से राजा को लड़ना पड़ता था। और समझो जो राज्य उस घोड़े को आगे जाने देता था, मतलब वो राज्य राजा को सपोर्ट कर रहा है। तो फिर इन राजाओं को बुलाया जाता था जिस दिन घोड़े की बलि चढ़नी होती थी, और वो अपने साथ बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लाते थे राजा के लिए, और राजा सब ऑर्गेनाइज करता था और दिखाता था मैं कितना पावरफुल हूँ, और जो भी आते थे उसके लिए गिफ्ट लाते थे। राजा उस रिचुअल में, मतलब वो जो सारी रिचुअल होता था, वो सारा जो अरेंजमेंट होता था, उसमें राजा को मेन बताया जाता था, और उसके लिए एक स्पेशल सीट बनाई जाती थी। आप उसको मतलब एक टाइगर की स्किन से बनी हुई स्पेशल सीट होती थी। हिज चैरिटियर या चैरिटियर वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड। और चैरिटियर मतलब जो कहते हैं ना, वो रथ चलाने वाला, जो राजा का रथ चलाता था, उस राजा का रथ चलाने वाला, उसको मतलब वो वहाँ पे उसके साथ ही रहता था राजा के, और वहाँ पे वो राजा की तारीफें बताता, मतलब सबको तारीफें करता होता था, मतलब क्योंकि वो राजा के साथ रथ चलाने जाता था बैटल्स में। तो वो जो चैरिटियर है वो सबको उसकी कथाएं बताता है, राजा की तारीफें बताता। और जो राजा के रिलेटिव्स होते थे, जैसे कि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनका उस यज्ञ में बहुत बड़ा रोल नहीं होता था, छोटे छोटे रिचुअल्स करने होते थे। और जो बाकी राजा आए होते थे वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स होते थे। स्पेक्टेटर्स मतलब खाली वो दर्शक होते थे, खाली बैठ के वो सब देखते थे। और प्रीस्ट जो थे, जो साधु लोग होते थे, जो ये सारा रिचुअल परफॉर्म करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो राजा के ऊपर जो पवित्र पानी, ठीक है, सैक्रेड वाटर डालते थे राजा के ऊपर। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, ठीक है, जो रेगुलर लोग होते थे, जैसे विश्य या वैश्य, ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स, वो क्या करते थे, वो गिफ्ट लाते थे राजा के लिए। However, some people such as those who were regarded as शूद्रस by the priest were excluded from many rituals। पर कुछ लोग जो कि शूद्र बोले जाते थे, priest were regarded as शूद्रस by priest were excluded from many rituals, उनको निकाल दिया जाता था। मतलब शूद्र के अलावा वैश्य को आने देते थे। वैश्य मतलब बनिया जाति, ठीक है। शूद्र मतलब जो कम जाति के लोग, ये लोग मानते थे, प्रीस्ट जिनको कम जाति के मानते थे, उनको वो निकाल देते थे। तो इस तरह से राजा होता था, ब्राह्मण होता था, वैश्य होता था, और शूद्र को अटेंड नहीं करने देते थे, बाकियों को अटेंड करने देते थे ये हवन। अब जनपद क्या होता है, पेज 48 पे आते हैं। जनपद क्या होता है? सो जनपद का मतलब the rajas who performed these big sacrifices were not recognized as being rajas of जनपद rather than जना। मतलब जना मतलब लोग। जब ये राजा ये बड़ा यज्ञ करता था, बड़ा बड़ा ये मतलब जिसमें वो घोड़े की अश्वमेध यज्ञ करता था। सो ये यज्ञ करने के बाद राजा को अब राजा जनपद कहते थे, जना का राजा नहीं कहते थे। जनपद का मतलब क्या होता है? द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। जनपद का मतलब होता है द लैंड, वो जमीन जहाँ पे लोग अपना पैर रखते हैं और वहीं बस जाते हैं। मतलब जनपद का मतलब वो जमीन जहाँ पे लोग सिर्फ पैर रखते हैं और वहीं के हो जाते हैं। सो ये इसका मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सैट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। Archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपद्स such as पुराना दिल्ली in दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ। तो यहाँ जनपद कौन कौन से थे, राजाओं के जनपद कौन कौन से थे? सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अत्रंजिखेरा नियर एटा इन यूपी। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स। उन्होंने देखा कि लोग हर्ट्स में रहते थे। और कहाँ कहाँ ये जनपद ढूंढे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ये जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करने वालों ने जनपद कहाँ कहाँ ढूंढे। जनपद मतलब लोगों के रहने वाले शहर, ऐसा समझ लो। सो पुराना किला ढूंढा दिल्ली में, हस्तिनापुर ढूंढा मेरठ में, और इटा के बाजू में उत्तर प्रदेश में
अतरंजी खेरा ढूंढा, अतरंजी खेरा, ठीक है। सो उन्होंने देखा कि लोग हट्स में रहते थे, कैटल को यूज करते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत ही क्रॉप्स उगाते थे, जैसे कि राइस है, वीट है, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम और मस्टर्ड, ठीक है। सो ये लोग अलग अलग क्रॉप्स उगाते थे, राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम और मस्टर्ड उगाते थे, ठीक है। और ये लोग अर्थन पॉट भी बनाया करते थे। दे मेड अर्थन पॉट, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, ठीक है। ये लोग अर्थन पॉट बनाते थे जो कि ग्रे कलर के होते थे। अदर्स वर रेड, ठीक है। कैसे मटके बनाते थे? ग्रे और रेड कलर के मटके बनाते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट द साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। एक स्पेशल तरह की पॉटरी बनाई जाती थी इन साइट्स पे जिसका नाम होता था पेंटेड ग्रेवेयर, एंड इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। तो यहाँ पे अर्थन पॉट्स भी पाए जाते थे जो कि कुछ ग्रे होते थे, कुछ रेड होते थे, और एक स्पेशल तरह की पॉटरी इनकी साइड्स पे पाई जाती थी। वन स्पेशल टाइप पॉटरी वाज फाउंड इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। सो तो इस तरह से अर्थन पॉट्स पाए जाते थे, ठीक है। अब देखो महाजनपद अबाउट 2500 ईयर्स अगो, कुछ 2500 साल पहले, सम जनपद्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, मतलब कुछ शहर कुछ दूसरे शहरों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। सो अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपद बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपद्स, ठीक है। कुछ शहर कुछ और दूसरे शहरों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, दिस मीन्स दैट ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। मतलब ये महाजनपद कैसी सिटीज थी? बहुत बड़ी बड़ी सिटीज थी, एकदम फोर्ट जैसी, और आजू बाजू बड़े बड़े पत्थर लगे हुए और वुड से बनी हुई सिटी होती थी, ठीक है। सो महाजनपद क्या है? जनपद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज कुछ 2500 साल पहले बनी थी। अब 50 पेज पे देखते हैं। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। और फोर्ट क्यों बनवाते थे राजा लोग? बताओ, किले क्यों बनाते थे? बड़े बड़े किले क्यों बनवाते थे राजा? सो किले इसलिए बनाते थे, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। उनको डर लगता था कि उन पे हमला ना हो जाए। किले क्यों बनाते थे बड़े बड़े राजा? उनको हमले का डर रहता था फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीड्स प्रोटेक्शन। सो फोर्ट इसलिए बनवाते थे ताकि उन मतलब इतने लंबे बनते थे कि कोई उन पे हमला ना कर सके, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांट टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेंट। तो ये राजा इतने बड़े बड़े किले अपनी शोहरत और अपना पावर दिखाने के लिए बनाते थे, इतने टॉल और इतने इम्प्रेसिव होते थे। तो जो लोग इनके अंदर रहते थे वो मतलब राजा उन पे अपना पूरा दबदबा रखते थे। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। और इतनी बड़ी बड़ी दीवारों वाले किले बनाना बहुत ज्यादा प्लानिंग वाला काम होता था। ये किले बनाने में हजारों ब्रिक्स लग जाती थी, स्टोन्स लग जाते थे, और फिर बहुत ज्यादा लेबर भी लगता था, मतलब बहुत ज्यादा लोग लगते थे। थाउजेंड्स ऑफ औरतें, थाउजेंड्स ऑफ मेन, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे ये बनाते थे, और उसके लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मतलब पैसे भी लगते थे, ठीक है। सो ये जो राजा फोर्ट क्यों बनवाते थे? वही अटैक से बचने के लिए दूसरे राज्यों के, और वो दिखाते थे कि मैं इतना रिच पावरफुल हूँ, और इन किलों के अंदर जो लोग रहते थे उन पे भी राजा अपना दबदबा रखते थे, और हजारों ब्रिक्स वगैरह से ये किले बनते थे। पेज 51 पे जो नए राजास थे वो अब आर्मी मेंटेन करने लगे थे। जो नए राजास थे वो आर्मी मेंटेन करने लगे थे, और सोल्जर्स को अब रेगुलर सैलरीज दी जाने लगी, और किंग ही उनको मेंटेन करते थे। और जो कुछ पेमेंट्स हुआ करती थी वो पहले वो कॉइन्स होती थी, मिंटेड कॉइन्स, एकदम ऐसे पतली सी कॉइन्स होती थी, उससे भी होती थी, ठीक है। सो जो नए राजा थे वो आर्मियां मेंटेन करने लगे, सोल्जरों को रेगुलर सैलरीज देने लगे,
और मिंट कॉइन से सारा सैलरी करने लगे। अब टैक्सेस के बारे में रीड करेंगे, ठीक है। टैक्स क्या होता है? टैक्स मतलब जो पेज नंबर 51 पे ये जो महाजनपद के जो राजा होते थे, महाजनपद के जो राजा होते थे वो क्या करते थे? बड़े बड़े किले बनाते थे। देखो, द रूलर्स ऑफ महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीड मोर रिसोर्सेज। तो इतने बड़े बड़े किले बनाने के लिए और इतनी बड़ी बड़ी आर्मियां रखते थे, वो करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑफिसर्स रख दिए ये कलेक्ट करने के लिए। तो लोगों पे टैक्स लगाने लगे। मतलब पहले जो राजास होते थे, जनपद के जो राजास होते थे, वो क्या करते थे? वो लोग अगर खुशी से कुछ देके जाते थे वो गिफ्ट रखते थे, पर ये लोग बाकायदा रेगुलरली टैक्स लेते थे, ठीक है। सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, वो रेगुलर टैक्स लेने लगे, ठीक है। सो कैसे टैक्स लेते थे ये लोग? सब पहले तो वो अनाज पे टैक्स लेते थे, ठीक है। टैक्स ऑन क्रॉप्स वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर उस टाइम लोग फार्मर होते थे, तो मतलब अनाज पे टैक्स था। और वो कैसे था? वो मतलब टैक्स कैसे लिया जाता था? द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस। मतलब समझो एक फार्मर है, एक फार्मर ने 60 हेक्टर्स ऑफ लैंड में, सपोज 60 हेक्टर्स ऑफ लैंड में कुछ उगाया। सो फार्मर को 10 हेक्टर जितना राजा को देना पड़ेगा, मतलब 1/6 पार्ट उसको राजा को एज अ टैक्स देना पड़ेगा। The tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as भाग और शेयर, ठीक है। So taxes on crops was most important. फिर next है there were taxes on craft person as well, ठीक है। So जो craft person थे उन पे भी टैक्सेस लगाए जाते थे, और वो उनसे काम लेते थे, मतलब टैक्स नहीं, वो उनसे काम ले लेते थे। So जैसे कि अ वीवर और अ स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। मतलब जैसे इनसे ऐसे टैक्स लेते थे, हर महीने में एक दिन उनको राजा के लिए सिर्फ काम करना होता था, ठीक है। सो दीज वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, दीज इन द फॉर्म ऑफ लेबर। लेबर मतलब उनको काम देना। जैसे देखो, ये इनको अनाज देना होता था फार्मर को, और ये स्मिथ, और ये लोग स्मिथ का मतलब कड़िए वगैरह, और ये सब वीवर, ये सब क्या करते थे? ये लोग राजा को महीने में एक दिन फ्री में आके काम करके देते थे। फिर हर्डर, ये जो लोग जानवर वगैरह पालते थे, उनसे भी टैक्स लिया जाता था, और उनको एनिमल्स देने पड़ते थे, या एनिमल से बनी हुई चीजें देनी पड़ती थी। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस। दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। मतलब और भी टैक्सेस लगते थे चीजों पे जो बेची खरीदी जाती थी ट्रेडिंग से। हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और जो हंटर्स गैदरर्स मतलब जो शिकारी होते थे, वो भी राजा को फॉरेस्ट से मिली हुई चीजें देते थे, ठीक है। सो मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। टैक्स मतलब भाग दिया जाता था, क्राफ्ट पर्सन को टैक्स, हर्डर्स को, और फिर चीज़ों पे टैक्स लगता था, और हंटर्स और गैदरर्स भी टैक्स लगाते थे। पेज नंबर 52 पे देखते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आए? सो दो बड़े बड़े बदलाव आए एग्रीकल्चर में इस टाइम। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स। अभी वो लोखंड के प्लो यूज होने लगे। दिस मीन दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद द वुडन प्लो शेयर, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। मतलब पहले वुड के, लकड़े के प्लोज यूज होते थे, अब किसके यूज होने लगे? आयरन के यूज होने लगे। दूसरा था पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब लोग पैडी को भी ट्रांसप्लांट करने लगे। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। अब ट्रांसप्लांट करना मतलब बाकायदा छोटे छोटे, पहले क्या ऐसे ही फेंक देते थे ये, मतलब सीड्स स्कैटर करते थे और फिर उगते थे, पर अब क्या करते थे? बाकायदा टेक्निक से ये लोग करते थे, प्लांट करते थे, और तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो कौन से दो चेंजेस आए? सो वन वॉज टू मेजर एग्रीकल्चर में। सो वन वॉज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स। भाई बहुत ज्यादा आयरन के प्लो मतलब लोखंड के हल यूज करने लगे, जिससे खेत, भाई जो मिट्टी है आराम से ऊपर नीचे हो सकती थी। और सेकंड क्या था?
सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, ठीक है, वो पैडी भी उगाने लगे लोग, मतलब सीड्स फेंकने की जगह वो फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये दो चीजें होने लगी। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, मतलब पर इससे पूरी उनकी कमर ही टूट जाती थी। स्लेव मैन एंड वुमन एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर हैड टू डू दिस वर्क, उन सारा ये हल चलाने का काम और ये जो सीड्स को सैपलिंग मतलब सीड्स को उगाने का काम किससे कराया जाता था, जो दास और दासीज होते थे उनको करना पड़ता था, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स जिनको कमाकरस भी बोलते हैं उनको ये काम करने पड़ते थे, ठीक है। सो ये दो चेंजेस आए। अब मगध एक पुराना राज्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे पेज नंबर 52 पे ही मगध। सो अगर मगध के बारे में पढ़ें तो मगध बहुत इम्पोर्टेंट जनपद बन गया 200 साल पहले, इन अबाउट 200 सालों में ही वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी बन गया मगध। मैनी रिवर्स सच एज, तो रिवर्स जैसे कि गंगा एंड सन, ठीक है, गंगा और सन मगध से बहती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर सप्लाईज, मतलब देखो जहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा वो एक मेन एरिया माना जाता है, ठीक है। सो मगध बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया 200 साल पहले, बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती थी गंगा सन, और ये इम्पॉर्टेंट था ट्रांसपोर्ट और वाटर सप्लाई के लिए और मेकिंग लैंड फर्टाइल। रिवर किस किस काम आती, नदियाँ किस किस काम आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्ट कैसे, उनमें नाव वगैरह चलेगी। वाटर सप्लाईज मतलब वाटर भी नदियों से ही मिलता है। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, इससे जो जमीन है वो उपजाऊ होती है। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, और मगध के काफी पार्ट्स में फॉरेस्ट उगाए गए, पेड़ उगाए गए। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी, और क्योंकि फॉरेस्ट मगध वालों ने अपने हाथ कर लिया तो एलिफेंट्स जो भी फॉरेस्ट में पकड़ते थे उसको ट्रेनिंग करते थे और आर्मी में उसको वो एलिफेंट्स आर्मी के हो जाते थे। फॉरेस्ट से उनको हाउसेस के लिए लकड़ा मिलता था, उनके कार्ट्स के लिए, चैरियट्स के लिए। कार्ट्स मतलब ये जो घोड़ा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, इन सब के लिए उनको लकड़ा मिलता था। फिर बिसाइड्स दिस देयर वर आयरन और माइंस इन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग रूल्स, तो वहाँ पे आयरन की भी खदानें थी, लोखंड की भी खदानें थी, जिससे ये लोग टूल्स और वेपन्स बनाते थे, ठीक है। अब मगध हैज 2 मोर इम्पॉर्टेंट पावरफुल रूलर्स। मगध के 2 बहुत पावरफुल राजा भी थे। पहला राजा था बिम्बिसरा और दूसरा था अजाताशत्रु, ठीक है। सो मगध हैड वेरी 2 पावरफुल रूलर्स, 2 बहुत पावरफुल रूलर्स थे, बिम्बिसरा और अजाताशत्रु। और महापद्मा नंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, एक तीसरा इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था महापद्मा। सो मगध के 2 पावरफुल रूलर्स थे, बिम्बिसरा, अजाताशत्रु, और एक और पावरफुल रूलर था महापद्मा नंदा। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब महापद्मा नंदा ने पूरा नॉर्थ वेस्ट ही जीत लिया था इंडिया का। राजगृह इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। राजगृह मगध का कैपिटल था, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, सो वैसे ही मगध का कैपिटल क्या था, राजगृह था, ठीक है। फिर पेज 53 पे फिर आगे जाके मगध का कैपिटल राजगृह की जगह पाटलिपुत्र हो गया, जिसको आज पटना भी बोलते हैं, ठीक है। सो द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र हो गया मगध का कैपिटल, जिसको आज पटना भी बोलते हैं। पहले कुछ और था कैपिटल, फिर चेंज कर दिया। फिर अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप wanted to become of course he didn't conquer but he did conquer parts of Egypt and came to Indians। देखो यहाँ पे फिर आपने एक अलेक्जेंडर का नाम भी सुना होगा। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का राजा था, ठीक है। अलेक्जेंडर किसका राजा था, मैसिडोनिया का। यूरोप में एक राजा हुआ करता था और वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, पर वो पूरी दुनिया तो नहीं जीत पाया, पर उसने इजिप्ट के बहुत हिस्से जीत लिए, वेस्ट एशिया के जीत लिए, और फिर इंडिया में भी आया। तो इंडिया में वो ब्यास नदी के किनारे आया,
तो जब वो आगे चलने के लिए निकला तो उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया, हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डर गए, उनके सोल्जर्स डर गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, चैरियट्स हैं और एलिफेंट्स हैं। मतलब तब हमारे इंडिया का इतना दबदबा था, मतलब अलेक्जेंडर जब इंडिया जीतने के लिए एंटर हो रहा था, ब्यास नदी पे पहुंचा और अंदर घुस रहा था, तो उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया, हम अंदर नहीं जाएंगे इंडिया जीतने। उनको डर लग रहा था यहाँ के राजाओं से। तो ये इंडिया के राजाओं की ये महानता थी उस टाइम। ठीक है। सो अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर रूलर था, रूलर नेम्ड हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप, और वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था। वर्ल्ड कॉन्करर, कॉन्करर मतलब जीतना, दुनिया जीतना चाहता था। फिर तो राजाओं ने, इसके सोल्जर्स ने, व्हेन ही केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ ब्यास, तो वो ब्यास नदी पहुंच गया, वो ब्यास नदी पे पहुंचा इंडिया की। और जब वो आगे बढ़ना चाहता था तो उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया। हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड, दे वर स्कैर्ड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। उसके सोल्जर्स डर गए और वो आगे नहीं बढ़े। ठीक है। सो इसमें आपको हमारे जो इंडियन रूलर्स हैं उनकी तारीफें देखी आपने। पेज 53 पे ही एक 2 वर्ड मीनिंग देख लो, उसको भी टिक कर लो। गण, गण इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स। गण मतलब, गण बोलते हैं ना, जन गण मन। सो गण मतलब लोगों का ग्रुप। फिर संघ, संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। संघ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, उसे संघ कहते हैं। ठीक है। फिर पेज 53 पे ही वजी। ठीक है। वजी क्या होता था? वजी वजी क्या था? तो देखो, मगध एक बहुत पावरफुल किंगडम बन गया, तो वजी नाम का भी एक राज्य था जिसका कैपिटल था वैशाली। वो भी उसमें एक गणा या संगा करके गवर्नमेंट चल रही थी, इसलिए फेमस हुआ। ठीक है। सो वजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, मतलब वजी का कैपिटल कहाँ था? वैशाली में, और वहाँ पे एक अलग तरह की गवर्नमेंट चलती थी जिसको गणा या संघ बोलते थे। तो वजी क्यों फेमस था? वहाँ पे वो अलग तरह की गवर्नमेंट चलाने के लिए फेमस था। इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, मतलब गण या संघ में एक रूलर नहीं, बहुत सारे रूलर होते हैं। मतलब भले 1000 रूलर्स हो, एक एक को राजा ही कहते हैं। ठीक है। सो इन अ गण और संघ, वजी क्यों फेमस था? क्योंकि वहां पे बहुत सारे राजाओं का एक रूल चलता था। सो इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, समटाइम्स इवन व्हेन 1000 of men ruled together, each one was known as राजा। जब हजारों लोग साथ में रूल करते थे, एक एक को राजा ही कहा जाता था। These rajas performed rituals together. They also met in assemblies, decided what had to and how through discussion and debate. तो राजा मिला करते थे, सब डिस्कशन करते थे। So they met to discuss what should be done to meet the threats. वो डिस्कस करते थे भाई क्या कर सकते हैं हम। However, women, दासा and कमाकरास, कमाकर कौन होते थे? कमाकर होते थे लेबरर्स होते थे, मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, दूसरों की जमीन पे काम करने वाले लेबरर्स। सो वुमन, दासा और कमाकरास को इन असेंबलीज में, इन मीटिंग्स में आने नहीं देते थे। मतलब 1000 राजा होते थे, पर जो छोटी कम वुमन को नहीं आने देते थे, औरतों को नहीं, दासा मतलब स्लेव्स को नहीं, और कमाकरास को ऐसी मीटिंग्स में नहीं आने देते थे। बोथ द बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गणास और संघास, तो बुद्ध और महावीर इन्हीं गणास और संघास में होते थे। Some of the most of life in संघास can be found in Buddhist books. So बुद्ध और महावीर ऐसे ही गणास या संघास को बिलोंग करते, मतलब हजारों राजाओं में से एक राजा। पेज नंबर 54 पे, तो ये जो पावरफुल किंगडम्स थे, ये जो गणास वाले, ये जो राजा संघ वाले किंगडम्स थे, तो राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्कर द संघास। सो ये संघास वाला जो किंगडम होता था, जहाँ पे हजारों राजा होते थे, उनको जीतने की कोशिश करते थे राजा लोग, पर ये बहुत लंबे समय तक चला संघास। 1500 ईयर्स तक चला, बहुत सारे लंबे समय तक चला। कुछ 1500 साल पहले ही
जो घना और संगा जो लास्ट थे, व्हेन द लास्ट ऑफ घना और संगा वर कॉन्कर्ड बाय गुप्ता रूलर्स, मतलब उनको फिर गुप्ता रूलर्स ने जीत लिया। आखिर लास्ट में घना और संगा को किसने जीत लिया? गुप्ता रूलर्स ने जीत लिया। ठीक है, सो इस तरह से ये चैप्टर था, बहुत ही इजी चैप्टर था, ऐसा तो कुछ डिफिकल्ट था नहीं। घना और संगा को लास्ट में किसने जीता? गुप्ता रूलर्स ने। ठीक है, द लास्ट ऑफ घनास और संगास वर कॉन्कर्ड बाय गुप्ता रूलर्स, उन्हें गुप्ता रूलर्स ने जीता। ठीक है, सो अब हम इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इसकी एक्सरसाइज पेज 55 पे है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए, राजास हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस, जो राजा अश्वमेधा घोड़ों को जाने देते थे अपने राज्य से, उनको इनवाइट करते थे। सो ये सही बात है, उन्हें इनवाइट किया जाता था, ट्रू। फिर नेक्स्ट, द चैरिटर स्प्रिंकल्ड सैक्रेड वाटर ऑन द किंग, किंग पे पवित्र पानी चैरिटर डालता था? नहीं, प्रीस्ट डालता था, ये फॉल्स है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ जनपद, जनपद में आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ी बड़ी पैलेसेस मिली हैं, फॉल्स। जनपद में नहीं, जनाज में मिली हैं। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब जिसमें अनाज रखते थे वो पॉट्स पेंटेड ग्रेवेयर के बनाए जाते थे, मतलब ग्रे कलर के मटकों के पेंट किए जाते थे, तो ट्रू। मैनी सिटीज इन महाजनपद्स वर फोर्टिफाइड, सो महाजनपद में बहुत सारे किले बनाए गए थे, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, यहाँ देखो दो स्टेटमेंट फॉल्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन सेटलमेंट्स, पैलेसेस जनपद में मिली? नहीं, महाजनपद में। मैनी सिटीज इन महाजनपद वर फोर्टिफाइड, किले, सो किले जनपद में बनाए गए थे, सो फॉल्स। ठीक है, सो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी क्वेश्चन 2 पे देखते हैं, पेज 56। फिल इन द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म्स हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, हर्डर्स। सो कह रहा है कि ये चार्ट कंप्लीट करो। ठीक है, सो राजा ऑफ महाजनपद कौन कौन टैक्स देते थे? तो सबसे पहले कौन टैक्स देता था? फार्मर्स। ठीक है, सो फार्मर्स कितना टैक्स देते थे? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब जो उगाते थे उसका क्रॉप्स देते थे। फिर इसके बाद क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे? वो अपना लेबर देते थे, मतलब अपना काम देते थे, वो एक महीने में एक दिन। हर्डर्स क्या देते थे? एनिमल्स और एनिमल्स की चीजें गिफ्ट करते थे। ट्रेडर्स टैक्स देते थे। और हंटर्स गैदरर्स क्या देते थे? फॉरेस्ट का सामान। ठीक है, हंटर गैदरर फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं वही गिफ्ट करते थे। ठीक है, सो इस तरह से ये सब इनको गिफ्ट मिला करता था। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 3। Who were the groups who could not participate in the assembly of गनास? गनास की असेंबली में कौन किस किस को आने नहीं देते थे? तो 3 लोगों को। पहला वुमन, औरतों को, औरतों की इज्जत नहीं होती थी वहां, वुमन। दूसरा दासास मतलब स्लेव्स को, जो गुलाम होते थे उन्हें नहीं आने देते थे असेंबलीज में, मीटिंग्स में। और तीसरे थे कम्माकरास मतलब जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे उनको भी ये लोग नहीं आने देते थे। ठीक है, सो इस तरह से ये लोग इनको नहीं आने देते थे। अच्छा, फिर क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 6, 7, 8 तो काम का नहीं, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 देखते हैं। वाई डिड राजास ऑफ महाजनपद्स बिल्ड फोर्ट? वो लोग किले क्यों बनाया करते थे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। क्यों बनाते थे? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी अमीरी दिखाने के लिए। सो उसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ, आप डायरेक्ट वहीं से ही लिख देना। आंसर देख लो, क्यों बनाते थे? बिकॉज प्रोबेबली द पीपल वर अफ्रेड फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होता था। बिकॉज प्रोबेबली द पीपल वर अफ्रेड फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। और
सम राजास वांटेड टू शो दैट दे वर रिच, वो दिखाते थे। सम राजास वांटेड टू शो दैट दे वर रिच एंड पावरफुल, वो दिखाते थे कि हम बहुत रिच और पावरफुल हैं, ठीक है। और वो वहाँ के अपने लोगों को भी कंट्रोल करते थे, मतलब जो 45 किले में भी जो लोग बंद हैं वो बंद हैं। सो मोर ओवर बाय फोर्टिफाइंग द लैंड एंड इट्स पीपल कुड बी कंट्रोल्ड, मतलब भाई किले के अंदर जो है वो हमारा वैसा। सो 3 कारण थे क्यों फोर्ट किले क्यों बनवाते थे जो महाजनपद के राजा होते थे। सो सबसे पहला कारण है वो प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट, प्रोबेबली द पीपल वर अफ्रेड फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन, वो लोग प्रोटेक्शन चाहते थे। सेकेंड है, सम राजास वांटेड टू शो दैट दे वर रिच एंड पावरफुल, कुछ राजा दिखाना चाहते थे कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत पावरफुल हैं। और तीसरा, बाय फोर्टिफाइंग द लैंड, मतलब ये किला उगा के ये क्या दिखाते थे कि वो दिखाते थे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लैंड को, ठीक है। सो इस तरह से ये 3 कारण थे जो महाजनपद के राजा थे वो किले बनवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस, आजकल जो इलेक्शंस होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स वर चूजन इन जनपद्स, तो आजकल के इलेक्शंस डिफरेंट क्यों हैं पहले वाले इलेक्शन से, ठीक है। आजकल के जो इलेक्शंस हैं वो डिफरेंट क्यों हैं पहले वाले इलेक्शन से, तो कारण क्या है क्यों डिफरेंट है। सो पहले क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ करते थे और फिर जो राजा मतलब करता था वो राजा बन जाता था, और आजकल तो वोट करना पड़ता है राजा बनना है, मतलब रूलर बनना हो तो वोटिंग। सो कैसे अलग है, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, मैं आपको सीधा दिखाती हूँ। सो देखें सीधा आंसर, इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच मैन चूजिंग ऑफ रूलर्स इन जनपद, जनपद में कैसे करते थे, मैन वर चूजन राजास बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस, बड़े बड़े बलियां देते थे। द अश्वमेध हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल, सो अश्वमेध हॉर्स सैक्रिफाइस ऐसा ही एक रिचुअल था, मतलब सैक्रिफाइस करके रूलर्स बनते थे। और आज कैसे करते हैं, ये चूजिंग ऑफ रूलर्स इन जनपद, और आजकल इलेक्टिंग रूलर्स टुडे। सो टुडे वी हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, सो ईच सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट, ठीक है, एंड फॉर्म, तो इस तरह से आज वोटिंग से रूलर चुने जाते हैं, ठीक है। पहले अश्वमेध यज्ञ करके और आज वोटिंग से। सो ये हुए आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पेज 56 का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको सारी पॉइंट्स लिखनी है, और ये जो एनसीईआरटी है टेक्स्ट बुक वाली टेक्स्ट बुक में, और ये जो टिक कराया है ये नोटबुक में लिखेंगे, और सारी पॉइंट्स भी नोटबुक में लिखेंगे। थोड़े से एमसीक्यूज भी देख लेते हैं, फिर हम ये लेक्चर एंड करते हैं। पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज में देखते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट, द अश्वमेध वॉज द सैक्रिफाइस ऑफ द, अश्वमेध में किसका सैक्रिफाइस किया जाता था, तो अश्व मतलब घोड़ा, सो हॉर्स, काओ, बुल, गोट, सो हॉर्स। Which of these groups of people were not allowed to take part in the rituals after the अश्वमेध, अश्वमेध के जो सारे रिचुअल्स होते थे, मतलब सारे जो भी संस्कार वगैरह होते थे उनमें किनको आने नहीं दिया जाता था, मंत्र वगैरह में किसको नहीं, वैश्य को, प्रीस्ट को, वुमन को कि शूद्रास को, सो शूद्र को नहीं आने देते थे, ठीक है। शूद्रास जो जिसको प्रीस्ट उनको कम मानते थे उन्हें नहीं आने देते थे, कम जाति मानते थे प्रीस्ट लोग तब के। थर्ड, द 2 words दैट कंस्टिट्यूट द वर्ड जनपद, जनपद का मतलब क्या होता है, ए वुमन एंड फुट, सिटीजन्स एंड फुट, मैन एंड हैंड, गोट एंड राजास। तो इसका मतलब जनपद का मतलब जन मतलब सिटीजन, पद मतलब फुट, पद का मतलब फुट, सो जनपद सिटीजन्स एंड फुट, ठीक है। फिर फोर्थ, विच ऑफ दीज वॉज यूजुअली फोर्टिफाइड, इसमें से क्या बनाया जाता था, क्या फोर्टिफाई किया जाता था। सो ऑल सिटीज इन महाजनपद, ऑल सिटीज इन जनपद, कैपिटल सिटीज ऑफ महाजनपद या होल महाजनपद, इसमें से क्या फोर्टिफाई करते थे, सो कैपिटल सिटीज ऑफ महाजनपद, महाजनपद की कैपिटल सिटीज जो होती थी वहां पे किले बनाए जाते थे। फिफ्थ, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टेकन एज टैक्स फ्रॉम, जो उगाया जाता था उसमें से 1/6 पार्ट टैक्स लिया जाता था, किससे लिया जाता था, सो वो टैक्स लिया जाता था फार्मर्स से, ठीक है।
द प्रेजेंट नेम ऑफ राजगृह, राजगृह को आज हम किस नाम से जानते हैं? सो राजगृह को आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं, राजगीर। 7th, Alexander was a ruler who lived in Slovenia, Greece, Rome, Macedonia। कहाँ का राजा था अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर राजा था मैसेडोनिया का, ठीक है। फिर लास्ट 2 और देख लेते हैं एमसीक्यूज, 8th और 9th नंबर। 8th नंबर, ऑन विच रिवर बैंक्स डिड अलेक्जेंडर ट्रूप स्टॉप? अलेक्जेंडर का जो सोल्जर्स का ट्रूप था, जो सोल्जर्स का ग्रुप था, कहाँ रुक गए? रिवर बैंक मतलब कौन सी नदी के किनारे रुक गए? तो बियास, बियास नदी के किनारे रुक गए, उसके सिपाही उसके आगे नहीं जा रहे थे। 9th, वजी एंड हैड इट्स कैपिटल एट, वजी का कैपिटल कहाँ हुआ करता था? राजगृह, वैशाली, पटना या मगध? सो इसका कैपिटल वैशाली में हुआ करता था, ठीक है। सो इस तरह से ये थे आपके एमसीक्यू। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर लेक्चर हेयर। वी डिड द होल चैप्टर। द चैप्टर नेम वाज किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला इस चैप्टर में से। पिछले ज़माने के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता लगा, मगध पढ़ा, जनपद पढ़े, महाजनपद पढ़े, ठीक है। सो चैप्टर वॉज ओवरऑल वेरी इजी, मतलब इजी लैंग्वेज थी, सब कुछ इजीली हो गया। वी डिड एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑल्सो, हमने एमसीक्यूज भी किए, ठीक है। सो प्लीज़ डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। पॉइंट्स जो मैंने टिक कराई हैं वो अच्छे से लिखें, और जो मैंने एक्सरसाइज कराई है जो टेक्स्ट बुक में करनी है वो टेक्स्ट बुक में करें, और जो 2 क्वेश्चन थे वो नोटबुक में करें। और ये मैंने फिर 9 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए, वो 9 एमसीक्यूज भी आप नोटबुक में करें, ठीक है। सो डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड सेंड मी ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो जस्ट थैंक यू एंड डू ईच एंड एवरीथिंग। थैंक्स।